नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। भारत अमेरिका के बीच 5वीं 2+2 बैठक नई दिल्ली में संपन्न। वैश्विक क्षेत्रीय घटनाक्रमों और साझा चुनौतियों पर विचार विमर्श। इजराइल हमास संघर्ष सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से की बात। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता। पश्चिम एशिया की स्थिति पर साझा की अपनी चिंताएं। इजराइल हमास संघर्ष का 35वां दिन। कतर और मिस्र के नेताओं ने हिंसा को कम करने के लिए मध्यस्थता के लक्ष्य के साथ काहिरा में की मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त ने दोनों पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा की लगाई गुहार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बुधवार को सैन फ्रांसिस्को में करेंगे मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच इस साल आमने सामने होगी ये पहली मुलाकात। प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने तुवालू के साथ किया द्विपक्षीय समझौता। जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे तुवालू को बचाने का संकल्प। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। भारत और अमेरिका के बीच 5वीं 2+2 बैठक हुई। दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। दोनों देशों के नेताओं ने हिंद प्रशांत, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और यूक्रेन संघर्ष पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। वहीं दक्षिण विश्व और बहुस्तरीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 2+2 की बैठक की। इसमें द्विपक्षीय मुद्दों, बहुपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सहयोग और दुनिया के नए भू राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा की। वहीं बैठक के दौरान भारत से मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप को जोड़ने वाले आर्थिक संपर्क गलियारे पर भी चर्चा हुई। The three set of things which came up for discussion, it included, of course, the developments in the Middle East. Both sides shared their perspective of their concern, how they look at the situation, where various elements of the developing situation, etc. India's position on this is well known to you. It also came up in discussion, and I think certain elements of how both sides look at the situation come. From India's perspective, we have always stood for a two-state solution, early resumptions of dialogue. दोनों पक्षों ने रक्षा और सामरिक मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। रक्षा प्रणालियों को मिलकर विकसित करने के जरिए रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही संयुक्त अनुसंधान के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर अत्यधिक बल देने के बारे में विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा F414 जेट इंजन निर्माण प्रगति पर भी समीक्षा हुई। This meeting will contribute to giving a momentum to the defense industry roadmap, which was recently finalized. We have a common vision of free, open and inclusive Indo-Pacific and a rules-based global order throughout the seas in this world. Our partnership is of critical importance to peace and stability in our immediate neighborhood, but also in other regions connected to us. अमेरिका ने भारत का संयुक्त समुद्री बल का पूर्ण सदस्य बनने के निर्णय का स्वागत किया। इस बहुपक्षीय बल का मुख्यालय बहरीन में स्थित है। इससे समुद्री सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।
इसके साथ ही भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक तंत्र इंडस एक्स की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों देशों के बीच सामरिक प्रौद्योगिकी भागीदारी तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इस वर्ष जून में इस तंत्र की शुरुआत हुई थी। दोनों ही देश के रक्षा मंत्रियों ने दीर्घकालिक संबंधों और समाधान को लेकर भी चर्चा की। The India-US bilateral relationship has seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security, and intelligence cooperation. Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. The strength of our partnership is rooted in the people-to-people ties that are the heart of our long-standing friendship. Together, our diplomats, entrepreneurs, and students are expanding our partnership in new domains, including clean energy, artificial intelligence, and semiconductors. Our increasingly strong ties give us all hope for the future of this partnership and for our common efforts toward a more secure world. दोनों ही देश G20 और क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों को भी साझा करते हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक की शुरुआत में एक साझा वैश्विक एजेंडा और शांति सुरक्षा की बात दोहराई। In the 2+2, we will undertake, as we have done before, a comprehensive overview of cross-cutting strategic defense and security ties, technology and supply chain collaborations, and people-to-people exchanges. Our meeting takes place even as we make rapid strides in all aspects of our bilateral agenda. Our trade is today in excess of $200 billion. FDI is rising in both directions. A key focus of our discussions today will be the Indo-Pacific region. As we all know, India and US are key members of the Quad, which is scheduled to meet at a leaders level early next year in India. We're harnessing together the power of innovation to make our economies more resilient and to make our communities more secure, while expanding inclusive economic opportunity in deploying clean energy at scale in our countries as well as across the region, and our joint research and exploration projects. We're deepening the remarkable ties between our people, which is really at the heart of everything. When Indians and Americans study together, work together, collaborate together, the possibilities for progress are infinite. दुनिया का सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत दोनों का सहयोग आर्थिक, रणनीतिक और रक्षा क्षेत्र में लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। एक्स पर पोस्ट किए गए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर अपनी चिंताएं साझा की। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में हुई G20 की सफलताओं को ब्राजील जारी रखेगा। एक छोटा सा ब्रेक। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अधूरी लगती है दिवाली खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के
पक्के मकान में। कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। और उधर मदद की मुद्रा से किसी ने नए कारोबार का श्री गणेश कर लिया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करते हैं इजराइल हमास संघर्ष की। इजराइल हमास संघर्ष को 35 दिन बीत चुके हैं। संघर्ष की भीषणता कम नहीं हो रही है। इजरायली सेना थल, जल, नभ और चारों दिशाओं से हमास पर टूट पड़ी है। इस सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश हमास के खिलाफ चल रहे संघर्ष के बाद गाजा को जीतना, कब्जा करना या शासन करना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि इलाके में आतंकी खतरों को पनपने से रोकने के लिए एक विश्वसनीय बल की जरूरत है। हमास आतंकियों के खिलाफ उत्तरी गाजा में इजरायली सेना का कहर जारी है। ये संघर्ष अब 35वें दिन में पहुंच चुका है। रात के ताबड़तोड़ हमलों के बाद सुबह भी इजरायली सेना का भीषण अभियान जारी रहा। थल, जल, नभ चारों दिशाओं से इजरायली सेना हमास के आतंकियों पर टूट पड़ी है। इस बीच इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हर्जी हलेवी ने गाजा में जाकर सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया। उन्होंने संघर्ष के मोर्चे पर मौजूद सैनिकों को हर तरह की सहायता देते रहने का भरोसा दिलाया। हम यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि आप अच्छा काम करें, सेना मजबूती से आगे बढ़ते रहे और अपनी गति बढ़ाते रहे। हम लगातार आपके साथ हैं। इजराइल लगातार गाजा के अहम सामरिक केंद्रों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, लेकिन संघर्ष के बाद इजराइल का गाजा पर शासन करने का कोई इरादा नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनका देश हमास के खिलाफ चल रहे संघर्ष के बाद गाजा को जीतना, कब्जा करना या शासन करना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी इलाके में आतंकी खतरों को पनपने से रोकने के लिए एक विश्वसनीय बल की जरूरत है। हम गाजा को जीतना नहीं चाहते, हम गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहते और हम गाजा पर शासन करना नहीं चाहते, लेकिन आतंकवादी खतरों के बढ़ने से रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो फिलिस्तीनी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक विश्वसनीय बल की जरूरत होगी। इस बीच इजराइल ने अल-शिफा अस्पताल के पास हमास के ठिकानों पर कब्जा करने का दावा किया है। इजरायली सेना का दावा है कि शिफा अस्पताल से सटे तथाकथित मिलिट्री क्वार्टर से 7 अक्टूबर को हमले की योजना बनाई गई थी। तड़के अल-शिफा अस्पताल के पास धमाके की आवाज़ सुनी गई। गजा के अधिकारियों का कहना है कि इजराइल ने अस्पताल पर या इसके आसपास हवाई हमले किए हैं, जबकि इजराइल ने कहा है कि अस्पतालों के पास हमास के छुपे हुए कमांडर सेंटर और सुरंगें हैं। जो आतंकी अल-शिफा अस्पताल के नीचे छुपे हुए हैं वह थर-थर कांप रहे होंगे। आईडीपी सुरंगों को नष्ट करने के लिए एक नया तरीका ढूंढा है। इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक के अलावा अन्य मोर्चों पर भी लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है। अगर नसरल्लाह ने कोई गलती की तो हिजबुल्लाह और लेबनान को परिणाम भुगतना होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर के निवासी सुरक्षित रूप से अपने घरों को लौटें। गाजा और वेस्ट बैंक में बढ़ते संघर्ष के बीच इजरायली बलों ने यरूशलेम के पुराने शहर और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। वहीं यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल के दक्षिणी शहर इलियट में ड्रोन हमले करने की पुष्टि की है। कल हुए हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा था।
इस बीच इजराइल पर हमास के लगातार हमले जारी हैं। हमास ने गाजा के मध्य में इजरायली सैनिकों के साथ जारी संघर्ष का वीडियो जारी किया है। हमास गाजा में सैन्य अभियान में जुटे इजरायली सैनिकों को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहा है। और इस सब के बीच इजराइल के हमले के बाद कराह रहे गाजा में लगातार मानवीय सहायता भी पहुंच रही है। हालांकि ये ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी कम है। गाजा में ज़्यादा मानवीय सहायता पहुंचे, इसके लिए इजराइल से शालोम क्रॉसिंग को खोलने की मांग की जा रही है। वहीं अफ्रीकी सऊदी शिखर सम्मेलन और अरब देशों की ओर से गाजा में तुरंत संघर्ष को रोकने की अपील की गई है। 7 अक्टूबर 2023 का वो भयावह दिन जब हमास के आतंकियों ने त्योहार के जश्न में डूबे इजरायली अवाम पर हमला कर पश्चिमी एशिया की शांति को संघर्ष की आग में झोंक दिया। इस बीच मिस्र के रफाह क्रॉसिंग से गाजा में मानवीय सहायता का पहुंचना जारी है। भले ही गाजा को लगातार मानवीय सहायता मिलना जारी हो, लेकिन लोगों की बुनियादी जरूरतों के मुकाबले ये अभी भी बहुत कम है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता मामलों के कार्यालय ने कहा है कि सहायता सामग्री ले जा रहे ट्रक सिर्फ दक्षिणी गाजा तक ही जा रहे हैं। भोजन, दवा, स्वच्छता, आपूर्ति और पानी और 7 एम्बुलेंस ले जाने वाले केवल 65 ट्रक बुधवार को मिस्र से गाजा पहुंचे। इनमें से किसी तरह की सहायता उत्तरी गाजा नहीं पहुंची है, जबकि अब भी वहां लाखों लोग मौजूद हैं। ट्रक की क्रॉसिंग को लेकर अब भी कुछ पेचीदगियां बरकरार हैं। रफा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसके चलते यहां से ट्रकों को पार करने में दिक्कत आ रही है। OCHA ने ट्रकों के गुजरने के लिए बनाए गए शामोल क्रॉसिंग को खोलने का आग्रह किया है। इसलिए हम इजराइल में अधिकारियों से उस क्रॉसिंग को फिर से खोलने को और उसके उपयोग करने की बात कर रहे हैं, ताकि बहुत अधिक ट्रक आसानी से वहां से गुजर सके। गहराते संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने गाजा में दोनों पक्षों से नागरिकों की रक्षा का आह्वान किया है। वोल्टर टर्क ने इजराइल और हमास से शांति का रास्ता निकालने और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचने का आग्रह किया है। इस तरह के उल्लंघनों के लिए निरंतर व्यापक दंड अस्वीकार्य है और यह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के तहत इजराइल के दायित्व का स्पष्ट उल्लंघन है। शांति बहाली का रास्ता तलाशने के लिए रियाद में आयोजित अफ्रीकी सऊदी शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने संघर्ष को तुरंत रोकने की अपील की है। हम इस संघर्ष और फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन को रोकने और स्थिरता और शांति बहाली की आवश्यकता पर बल देते हैं। हिंसा को कम करने और मानवीय सहायता के प्रावधान और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता की उम्मीद के साथ कतर और मिस्र के नेताओं ने शुक्रवार को काहिरा में मुलाकात की। बैठक में गाजा पर तेज होते हमलों को रोकने, तनाव को कम करने और तत्काल मानवीय सहायता को बढ़ाने के संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की गई। शुक्रवार को गाजा से सैकड़ों विदेशी पासपोर्ट धारक मिस्र से रफा के रास्ते निकलने में सफल रहे। मिस्र के सुरक्षा और चिकित्सा सूत्रों ने कहा है कि विदेशी पासपोर्ट धारकों और चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाले फिलिस्तीनियों के लिए गाजा पट्टी से मिस्र में निकासी एक दिन के लिए निलंबित होने के बाद गुरुवार को रफा क्रॉसिंग के माध्यम से फिर से शुरू हो गई। अनुमानित 7,000 विदेशी पासपोर्ट धारकों की रफा के माध्यम से गाजा से निकासी 1 नवंबर को शुरू हुई थी। बढ़ते इजरायली हमलों के बीच शुक्रवार को हजारों लोग गाजा शहर से दक्षिण की ओर पलायन कर गए। वहीं संघर्ष विराम के लिए दुनिया भर के अलग अलग देशों में प्रदर्शन हुए। और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने तुवालू के साथ एक द्विपक्षीय समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया ने विस्थापित तुवालू के निवासियों को शरण देने की घोषणा की है। दरअसल तुवालू जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। वहीं क्षेत्र में जमीन तलाश रहे चीन ने तुवालू और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए समझौते पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने तुवालू के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य तुवालू को जलवायु परिवर्तन से बचाने के साथ ही प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है। तुवालू ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच स्थित 9 निचले द्वीपों का एक समूह है, जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जोखिमों का सामना कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने जलवायु आपदा से विस्थापित तुवालू के निवासियों को शरण देने की घोषणा भी की है।
समझौते को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे तुवालू की सुरक्षा को बल मिलेगा। इससे जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। तुवालू में हम जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि के जोखिमों को जी रहे हैं। हमारे चारों ओर समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हमें अपने कल को सुरक्षित करने के लिए आज अवश्य आगे आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया सालाना 280 तुलावासियों को विशेष वीजा प्रदान करेगा। बता दें कि यह आंकड़ा लगभग 11,500 वाली आबादी वाले तुवालू का 2.5% है। तुवालू में भूमि पुनर्ग्रहण के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि तुवालू की राजधानी फुनाफुटी में भूमि का विस्तार किया जा सके। वहीं क्षेत्र में जमीन तलाश रहे चीन ने तुवालू और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए समझौते पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। हमें उम्मीद है कि सभी देश खुलेपन, समावेशन, पारस्परिक लाभ और एकजुटता की भावना से प्रशांत द्वीप देशों के साथ मित्रता और सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे और द्वीप क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास करेंगे। जलवायु परिवर्तन की मार से जूझ रहे तुवालू को कुछ साल पहले चीन ने उसकी समुद्री सीमा के पास कृत्रिम द्वीप बनाने का प्रस्ताव दिया था। चीन का दावा था कि कृत्रिम द्वीप तुवालू के लोगों के लिए मददगार साबित होगी। हालांकि चीन की विस्तारवादी नीतियों के मद्देनजर 12,000 की जनसंख्या वाले तुवालू ने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तुवालू प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीपीय देश है। हाल के वर्षों में चीन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पिछले साल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रशांत महासागर में बसे देशों का मैराथन दौरा किया था। चीन 2006 से इस इलाके में अपने व्यापार, आर्थिक मदद, कूटनीतिक और व्यावसायिक गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहा है। चीन ने बीते कुछ सालों में प्रशांत महासागर में ताइवान के मुकाबले अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया है। इसके चलते कुछ छोटे देशों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। तुवालू ताइवान के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध बनाए रखने वाले 13 देशों में से एक है। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन अमेरिका वार्ता के लिए सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात करेंगे। 30वीं एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग के वित्त नेताओं की बैठक 14 से 17 नवंबर तक आयोजित होगी। चीन के राष्ट्रपति बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी। इस साल दोनों नेताओं के बीच आमने सामने ये पहली मुलाकात होगी। एक छोटा सा ब्रेक। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। पुर्तगाल में प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद अगले साल 10 मार्च को चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री रहे एंटोनियो कोस्टा को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पद छोड़ना पड़ा है। इस बीच ये भी फैसला लिया गया है कि बजट पास होने तक संसद भंग नहीं होगी और कोस्टा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रहे देश में मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी गई है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ एक बैठक के बाद टेलीविजन पर संसदीय चुनावों का ऐलान किया।
देश में 10 मार्च को आकस्मिक चुनाव होंगे। पिछले कई सालों में ये दूसरी बार है जब पुर्तगाल में स्पेन या आकस्मिक चुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी नेता एंटोनियो कोस्टा 2015 से पुर्तगाल का नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। भ्रष्टाचार के मामले की जांच के तहत पुलिस ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री के आवास सहित दूसरी इमारतों पर छापेमारी की थी। अपने चीफ ऑफ स्टाफ की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मैंने संसद को भंग करने का फैसला लिया है और 10 मार्च 2024 को चुनावों की घोषणा की है। मैंने जितना संभव हो सकता था उतना जनता के लिए चुनाव का समय कम करने की कोशिश की है। हालांकि कोस्टा चुनाव तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और संसद अगले साल के बजट पर 29 नवंबर को होने वाली वोटिंग के बाद भंग की जाएगी। कानून के अनुसार संसद को भंग करने वाले राष्ट्रपति के आदेश जारी होने के 60 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए। 62 वर्षीय कोस्टा अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार करते हैं और प्रधानमंत्री की भूमिका में बने नहीं रहना चाहते हैं। आकस्मिक चुनाव को लेकर देश में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फिर से देश में चुनाव होने जा रहे हैं। यह एक जटिल स्थिति है। चुनाव के इस पैसों से अन्य जरूरी चीजों पर भी खर्च किया जा सकता था। यह मुश्किल है, पर मैं समझती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम उनकी जगह किसी बेहतर को इस पद पर देख पाएं और इसी की उम्मीद पूरा देश करता है। कोस्टा 2015 से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद का जिम्मा संभाल रहे हैं और उनकी सोशलिस्ट पार्टी संसद में पूर्ण बहुमत में है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर उन्हें मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके खिलाफ लिथियम खनन और हरित हाइड्रोजन संयंत्र के लिए ठेके देने में धन के दुरुपयोग को लेकर जांच चल रही है। राष्ट्रपति की घोषणा के बाद कोस्टा ने आकस्मिक चुनावों पर निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को बैंक ऑफ पुर्तगाल के गवर्नर और पूर्व समाजवादी वित्त मंत्री मारियो सेंटनो को नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित करने के उनकी पार्टी के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि देश को चुनाव में झोंकना कतई ठीक नहीं है। बात करते हैं स्पेन की। स्पेन में अब पिछले कई दिनों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता खत्म हो सकती है। कार्यवाहक पीएम पेड्रो सांचेज ने 2 पार्टियों से समझौता किया है, जिनमें से एक कैटेलोनिया की अलगाववादी पार्टी है तो दूसरी बास्क राष्ट्रवादी पार्टी है। दरअसल इस साल जुलाई में हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। रूढ़िवादी पॉपुलर पार्टी को अधिक सीटें मिली थी, लेकिन बहुमत जुटा न पाने के कारण सरकार बनाने में वो विफल रही थी। स्पेन में पिछले कई महीनों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता खत्म होती नजर आ रही है। कैटेलोनिया की अलगाववादी पार्टी के साथ किए गए समझौते के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए बास्क राष्ट्रवादी पार्टी पीएनवी के साथ समझौता कर पीएम के रूप में अपने 4 साल और पक्के करते दिखाई दे रहे हैं। जुन्स और पीएनवी के समर्थन से सांचेज को 350 सदस्यीय निचले सदन में आसानी से बहुमत मिल जाएगा। गुरुवार को सांचेज ने अलगाववादी पार्टी जुन्स के साथ जटिल समझौता किया था, जिसके तहत कैटेलोनिया के स्पेन से अलग होने के प्रयास में दोषी ठहराए गए लोगों को माफी देने वाला एक विवादास्पद कानून पारित करना शामिल है। इस साल जुलाई में हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। रूढ़िवादी पॉपुलर पार्टी को अधिक सीटें मिली थी, लेकिन बहुमत जुटा ना पाने के कारण सरकार बनाने में विफल रही। इसके बाद सांचेज घोर वामपंथी पार्टी सुमार, राष्ट्रवादी बास्क समेत दूसरी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश वो दल हैं जिन्होंने 2020 में सांचेज को समर्थन दिया था, लेकिन 2017 में स्पेन से अलग होने की असफल कोशिश से संबंधित सैकड़ों कैटलान राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माफी देने वाले कानून की संभावना से दक्षिणपंथी समूह में भारी रोष देखा जा रहा है। सांचेज के इस फैसले के खिलाफ राजधानी मैड्रिड समेत दूसरे शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सैकड़ों लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। समझौते को लेकर पॉपुलर पार्टी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री पर स्वतंत्रता आंदोलन के नाम खाली चेक लिखने का आरोप लगाया है। गुरुवार के समझौते से पहले पेड्रो सांचेज स्वतंत्रता समर्थक पार्टियों के साथ समझौते पर मुहर लगा दी थी। स्पेन के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कैटलान रिपब्लिकन लेफ्ट सत्ता में है। कट्टरपंथी टुगेदर फॉर कैटेलोनिया के साथ एक समझौता किया। इसका नेतृत्व चार्ल्स पाइंडोमेंट कर रहे हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।